बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब धीरे-धीरे तस्वीर साफ होने लगी है और जैसा कि नतीजे सामने आ रहे हैं, महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है और जहां एनडीए एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। अभी जब हम खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं तब एनडीए 204 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी के लिए और नीतीश कुमार के लिए ये खुशी की खबर है। वहीं तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तेजस्वी यादव की बात करें तो फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब तक जो आए हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए ऐतिहासिक दिन है। चुनाव आयोग के जो अंतिम रुझान है उनके हिसाब से एनडीए ने 243 सीटों में से 208 पर अब तक बढ़त बना ली है, जो 2010 के 206 सीटों के रिकॉर्ड को हो सकता है हो सकता है वो रिकॉर्ड टूट जाए। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 92 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। वहीं जेडीयू 82 सीटों पर आगे चल रही है। एलजेपी वहीं 19, हमको 5 और आरएलएम को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। दूसरी ओर महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है। महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल थे। अ, ऐसा लग रहा है ये सिर्फ 28 या 30 सीटों में ही सिमट जाएंगे। महागठबंधन को सबसे ज़्यादा चोट अगर किसी ने पहुंचाई है तो जैसे ये रिपोर्ट सामने आ रही है, प्रशांत किशोर और एआईएमआईएम ने पहुंचाई है। और जैसा कि अब तक तस्वीर धीरे-धीरे साफ हो रही है, के हिसाब से देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर एआईएमआईएम ज़्यादा सीटें निकाल ले जाए कांग्रेस से। अभी जब हम खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एआईएमआईएम 6 सीटों पर आगे चल रही है, 2 पर वो जीत भी चुकी है। वहीं जनसुराज की बात करें तो जनसुराज का खाता भी नहीं खुलता दिखाई दे रहा है अब तक। तो जनसुराज किसी भी सीट पर ऐसा नहीं लग रहा कि वो एक भी सीट जीत पाएगी। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने दावे किए थे कि या तो वो अर्श पर रहेंगे या तो फिर फर्श पर, तो उनका ये दावा कहीं ना कहीं सही नज़र आ रहा है कि वो अब फर्श पर ही दिखाई दे रहे हैं। जन सुराज को लेकर काफ़ी दावे किए जा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि वो विकास की वो बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं और रोज़गार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। तो अब उनकी बातों का कोई असर लगता है जनता के बीच में हुआ नहीं है और जनसुराज और महागठबंधन दोनों धराशायी हो गए हैं। जनसुराज का बहुत बुरा हाल है। फिलहाल जिस तरीके से जनसुराज की हाइप थी, वहीं एनडीए की अगर परसेंटेज की बात की जाए तो एनडीए ने 67.13% रिकॉर्ड मतदान का फ़ायदा उठाया। वहीं महागठबंधन का वोट शेयर 36.9% रह गया है, जो 2024 लोकसभा के 40.1 से 3% ही कम है। वहीं तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि वो 150 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन आरजेडी का वोट शेयर 22.69% ही रह गया है। भाजपा 20.52 और जेडीयू 18.99 से ज़्यादा है। इस हार के पीछे की कई वजह हो सकती हैं। तेजस्वी कन्विंस नहीं कर पाए जनता को, कोई जो उन्होंने वादे किए उसका ब्लूप्रिंट नहीं कहा। सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि जिस तरीके से उनसे पूछा गया कि जब आपने कहा कि आप हर घर में सरकारी नौकरी देंगे तो कैसे देंगे, तो उसका वो सही जवाब दे भी नहीं पाए। दूसरी बात यह है कि जातिवाद की जो छवि थी वो मजबूत हुई है। 52 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिससे यादव राज का नैरेटिव मजबूत हुआ। 144 सीटों पर 52 यादव उम्मीदवार उतारे गए थे, जो कुल प्रत्याशियों का 36% था, जो 2020 से काफ़ी ज़्यादा था। बिहार में यादव 14% आबादी में आरजेडी का कोर वोट बैंक भी है, लेकिन इतने टिकटों ने यादव राज की छवि को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया था। और भाजपा ने प्रचार में आरजेडी का यादव राज नैरेटिव काफ़ी चलाया था। जो शहरी और मध्यम वर्ग हैं और गैर यादव ओबीसी कुर्मी कोयरी जो वोट बैंक है उनमें काफ़ी गूंजा था। अगर 30-35 यादव को 30% यादव 30 या 35 यादवों को टिकट तक सीमित रखा जाता तो शायद कुछ सुधार देखने को मिल सकता था। 10-15% गैर यादव वोट मिल सकते थे। कंपैरिजन में अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 यादव उम्मीदवार उतारे थे। आप डिफरेंस देख सकते हैं ताकि नैरेटिव से कैसे बचा जाए। वैसे ये अभी भी सोचने लायक बात है कि अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में 37 उम्मीदवार कैसे जिता लिए। ये ये भी पढ़ा जाना चाहिए। अब गठबंधन में भी स्ट्रैटेजी की काफ़ी कमी दिखाई दी, एक मैनेजमेंट नहीं दिखाई दिया। आखिरी वक्त तक रूठना मनाना चलता रहा। आपको याद होगा अशोक गहलोत बिहार आए थे, उसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई और कहीं ना कहीं अप्रोच जो रही वो काफ़ी आरजेडी सेंट्रिक रही। आपने जब मैनिफेस्टो भी लॉन्च हुआ था तो उस वक्त भी आपने पोस्टर में कहीं भी
किसी और नेता की तस्वीर नहीं देखोगी जितनी बड़ी तस्वीर तेजस्वी यादव की लगी हुई थी। और अशोक गहलोत की मौजूदगी में ये सब काम हुआ था। अ, एक बात और है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग भी काफ़ी विवादों में रहा। यही जो 143 सीटों पर लड़ रही उसने यूनिटी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया है। तेजस्वी ने कांग्रेस हुई, वाम दल हुई और छोटी पार्टियों को अ, पूरे कैंपेन में ऐसा नहीं लगा कि इतना बराबर भाव दिया हो। घोषणा पत्र का नाम भी अगर देखा जाए तो उसको तेजस्वी प्रण रखा गया था। रैलियों में राहुल गांधी की तस्वीरें काफ़ी कम दिखी। वो ट्रांसफ़र फेल हो गया, जबकि एनडीए अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो काफ़ी एकजुट टिका। भले ही जीतन राम मांझी बीच में आकर उन्होंने असंतोष जताया था कि उनको इतनी कम सीटें मिली हैं और वो काफ़ी नाराज़ हैं, फिर भी वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। इसके बावजूद जितना बिखरा हुआ विपक्ष नज़र आया, तेजस्वी यादव, कांग्रेस और बाकी पार्टीज नज़र आई, आखिरी वक्त तक मुकेश सहनी को मनाने की कवायदें चलती रही थी। फिर आखिरकार जिस दिन मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ उससे पहले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम अनाउंस किया गया, तब जाके पिक्चर क्लियर हुई। तो एक तरीके से कांग्रेस का जो गारंटी मैनिफेस्टो था उसको दबा दिया गया और नौकरी देंगे, वादे देंगे, वो हमको लग रहा है कि पर्सनली काफ़ी चुभा पार्टी उसको, सहयोगियों को। और ब्लूप्रिंट भी, जैसा पहली बार बताया गया कि ब्लूप्रिंट एक तरीके से गायब रहा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हर गांव में एक सरकार, हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, वो पेंशन देंगे, महिला सशक्तिकरण की बात की गई, शराबबंदी की समीक्षा जैसे आकर्षक वादे भी किए गए, लेकिन फंडिंग, कार्यान्वयन योजना या समयबद्ध ब्लूप्रिंट नहीं दिया गया। हर घर सरकारी नौकरी पर वे जैसे पहली बताया, वो खुद क्लियर जवाब दे भी नहीं पाए। रोज़ कहते रहे कि 2 दिन में ब्लूप्रिंट आ जाएगा, लेकिन चुनाव बीत गया। वोटरों में एक तरीके से अविश्वास भी पैदा हुआ। दूसरी बात करें तो लालू की जो लालू ने तेजस्वी यादव ने जो लालू की सामाजिक न्याय एजेंडे को अपनाया था, लेकिन जंगल राज छवि से दूर भी बनाई थी। पोस्टर्स में लालू की तस्वीरें छोटी रखी गई, जो दोहरी नीति लगी। एक तरीके से बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि लालू यादव की लेगेसी का इस्तेमाल किया जाना था, लालू यादव के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन उनकी लेगेसी को जिस तरीके से बातें हो रही थी उस तरीके से इस्तेमाल किया नहीं किया। और एक तरीके से तेजस्वी यादव को काफ़ी लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश की गई। कहीं न कहीं एक आरजेडी सेंट्रिक जो सोच थी, इसकी वजह से बाकी पार्टियों में भी असंतोष दिखाई दिया। ये भी कहीं एक फैक्टर रहा तेजस्वी यादव के और महागठबंधन के नाकाम होने का। विपक्षियों का वोट भी बटा। जन सुराज और एआईएमएम जिसकी हमने बात की, वोट अच्छे खासे हासिल किए, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बात की थी कि या तो हम अर्श पर रहेंगे या फिर फर्श पर, तो फिलहाल तो फर्श पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जिस तरीके से अप्रोच लिया, अकेले होने की बात कही, फिर अगर ये बात कहना बेमानी नहीं होगी अगर वो कांग्रेस से ज़्यादा सीटें ले आती, क्योंकि जिस तरीके से अभी सूरत हाल है, अभी भी वोटिंग चल रही है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी वो 5 से 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। एक तरीके से हम विपक्ष ने, महागठबंधन ने ओवैसी की पार्टी को काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया, जिसका डैमेज भी देखने को मिला। कई जगह वोट मार्जिन, जब रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे तो कहीं ये देखने को मिलेगा कि प्रशांत किशोर ने और एएमएम ने जहाँ जहाँ वो खड़े हुए हैं, जिस मार्जिन से हराए, उतने मार्जिन से, जिन मार्जिन से वोट काटे हैं उतनी मार्जिन से उनके उम्मीदवार हारे हैं। एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए की स्ट्रैटेजी बहुत मजबूत रही। महिलाओं और ईबीसी का समर्थन भी हासिल हुआ। एनडीए ने नीतीश कुमार की महिलाओं को ट्रांसफ़र योजनाएं, ईबीसी का बिल का फ़ायदा उठाया गया। भाजपा ने सीट शेयरिंग में बराबरी 101 और इस पर भी काफ़ी बवाल मचा था जब बताया गया कि जब ये बात क्लियर हुई कि भाजपा और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ेगी, उसके बाद जेडीयू को बिग ब्रदर भूमिका से हटा दिया गया। काफ़ी को विपक्ष ने इस पर हमला हमला किया कि जेडीयू और भाजपा में ये हो सकता है ना बने, इसलिए भाजपा बचने के लिए ऐसी 101 बराबर सीटों पे लड़ रही है। गिरिराज सिंह ने भी कहा था कि अभी जो रिसेंटली जो बयान है उनकी भी बात कर ली जाए तो गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की जीत है, हमारी जीत है, अब बंगाल की बारी है। जैसे धीरे धीरे अब पिक्चर साफ होती सबको नज़र आ रही है कि बीजेपी और एनडीए ने महागठबंधन को बिहार में हरा दिया है। अब उनका फोकस शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से उनकी भाजपा की और एनडीए की मेहनत रंग लाई है। अब उनका टारगेट बंगाल है, जिस तरीके से वो बंगाल जीतना चाहते हैं, ममता बनर्जी का राज को ख़त्म करना चाहते हैं। अब वो सीधे सीधे अब बंगाल की तरफ रुख करेंगे और ममता बनर्जी की टीएमसी को हराने को देखेंगे। फिलहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने को फिर से तैयार हैं।
शपथ ग्रहण में अभी जो खबर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। ये हार तेजस्वी के लिए सबक है कि जातिवाद से ऊपर उठा जाए। जिस तरीके से यादवों को बहुत ज़्यादा टिकट दिया गया और एक एंटी यादव नैरेटिव क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से भी बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिला है तेजस्वी यादव को।